हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑरस डिजिटल। माय नेम इज गौतमी नायर और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। हम पढ़ेंगे जिसका चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो सबसे पहले तो क्या क्या वी हैव टू स्टडी टुडे। First of all, we'll study that how did the Soviet Union disintegrated, what was the Soviet system. After the Soviet system, which all new entities emerged in the world politics. We are going to study about that, and this is important for your board exam as well as आपके CUET में भी ये काफी बार पूछा गया है. So let's directly go to the topic. तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड कि सोवियत यूनियन जो है फॉर्म हुआ कैसे था. ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू. तो 1917 के पहले देयर वाज अ रोमानोव डायनेस्टी. ठीक है, तो रोमानोव डायनेस्टी का जो रूल है लगभग जो है 200 इयर्स का रहा है ओवर रशिया. और 1917 में होता है द फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन, जो कि करता है रोमानोव डायनेस्टी के ही पार्लियामेंट, जिसका नाम है ड्यूमा. ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो होता है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. ठीक है, बट हमारे एनसीईआरटी में कौन सा दिया है, द सेकेंड रशियन रेवोल्यूशन, जो कि अगेन 1917 में होता है और होता है अक्टूबर में. इसलिए इस रेवोल्यूशन को ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज द अक्टूबर रेवोल्यूशन. और ये रेवोल्यूशन क्यों होती है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट होती है, ड्यूमा जो होती है, it tries to bring in democracy, parliamentary form of government and capitalist form of system. But एक लीडर इमर्ज होते हैं जिनका नाम है व्लादिमीर लेनिन. ये आपके सिलेबस में भी है. तो व्लादिमीर लेनिन जो है ये इंस्पायर्ड रहते हैं एक जर्मन फिलोसोफर से, और इन जर्मन फिलोसोफर का नाम रहता है कार्ल मार्क्स. एंड मार्क्स ब्रिंग्स इन द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म. हम आगे भी पढ़ेंगे कम्युनिज्म क्या है व्हेन वी आर कंपेयरिंग द सोवियत सिस्टम विद द यूएसए सिस्टम. तो यहां पे कार्ल मार्क्स ब्रिंग इन कम्युनिज्म. ठीक है, तो क्या होता है जर्मनी में, ये जो स्कॉलर है कार्ल मार्क्स जो है, ही सीज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल विद इन द सोसाइटी. उन्होंने इसको डिवाइड किया. अगर आसान भाषा में बोलूं, उन्होंने बोला कि एक होते हैं हैव नॉट्स और दूसरे होते हैं हैव्स. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट सोवियत सिस्टम को समझने के लिए आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड टू इट. ओके, तो हैव नॉट्स होते हैं और हैव्स होते हैं. हैव्स कौन होते हैं, हु कंट्रोल्स द इंडस्ट्रीज, who controls the resources, the natural resources, everything within the community. They are called as the haves. They have the entire system, they have the finances, and they also somewhat control the political system as well. और दूसरा सिस्टम है the have nots. have nots कौन होते हैं, जो इनके लिए काम कर रहे होते हैं, the workers, है ना. बेसिकली दे डू नॉट ओन एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस, ना ही उनके पास किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं, बट दे आर सिंपली वर्किंग फॉर दी हैव्स. और उसके बदले में इनको क्या मिलता है, वेजेस. दे गेट वेजेस इन रिटर्न. बट कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि ये जो वेजेस हैं ये बहुत ही ज्यादा मीगर होते हैं, और ये जो हैव्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, दे आर समवॉट एक्सप्लॉइटिंग दिस हैव नॉट्स. और ये एक्सप्लॉइटेशन के चलते एक तरीके से इन दोनों के बीच में होने वाला है एक तरीके का क्लास स्ट्रगल. और इस क्लास स्ट्रगल में ये जो सिस्टम है जिसमें इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं कैपिटलिज्म. दिस समवॉट इज गोइंग टू एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लास स्ट्रगल. और ये जो हैव नॉट्स हैं, दे आर गोइंग टू कंप्लीटली कंट्रोल ओवर द सोसाइटी. तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने, और इसी थ्योरी से इंस्पायर होके व्लादिमीर लेनिन अक्टूबर में 1917 में करते हैं द अक्टूबर रेवोल्यूशन, और ऑल्सो कॉल्ड एज द रशियन रेवोल्यूशन, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉल ऑफ द जार रेजिम. ये है जार निकोलस. जार जो है एक तरीके का हेड, मतलब हेड या फिर रूलर को रशियन में जो है बोलते हैं सार, और जो लास्ट सार या जो जार थे वो थे निकोलस टू. और इस अक्टूबर रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फिर आया था वहां पे पार्लियामेंट को फिर सप्रेस करते हुए आता है द अक्टूबर रेवोल्यूशन बाय द अक्टूबर रेवोल्यूशन बाय व्लादिमीर लेनिन. और व्लादिमीर लेनिन के बाद शुरू होता है यूएसएसआर और द सोवियत सिस्टम.
ठीक है, सो दिस इज व्लादिमीर लेनिन। और उसके बाद यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में मेंशन सिर्फ और सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन है जो कि व्लादिमीर लेनिन लेके आते हैं, बट बच्चों याद रखना देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेवोल्यूशन व्हिच हैपेंस इन रशिया। और उसके बाद जो है 1922 में एक सिग्निफिकेंट ट्रीटी आती है बिटवीन रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन, और इस ट्रीटी से बनता है यूएसएसआर, दैट इज यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब अपन को पता है कि सोशलिस्ट वर्ड क्यों आया, बिकॉज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वाज समथिंग व्हिच वाज प्रमोटेड बाय कार्ल मार्क्स, जिससे इंस्पायर होके लेनिन ने वो सेम सिस्टम अप्लाई किया रशिया में। 1922 में आता है एक ट्रीटी और उसके बाद बनता है यूएसएसआर। नाउ लेट्स स्टडी कि दैट व्हाट इज दिस सोवियत सिस्टम। इसको हम पढ़ेंगे एक कंपैरेटिव फॉर्मेट में बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या रहा है पॉलिटिकल सिस्टम इन दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम हम देखेंगे। तो यूएसए जो है वो भी एक टाइम पे एक कॉलोनी हुआ करता था ऑफ द ब्रिटिश, फ्रांस, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके कॉलोनीज थे, कई सारे स्टेट्स विद इन द यूएस। लगभग 1775 में दे गेट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद जो है इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम रहता है दैट इज डेमोक्रेसी, जो कि हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं। 1947 में भी दिस इज समथिंग विच वी ऑल्सो बिलीव्ड इन कि दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज और द कंट्रीज शुड स्ट्राइव टू अचीव व्हाट, टू अचीव डेमोक्रेसी। और इनके यहाँ पे जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे वो थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर आप अपना एनसीईआरटी की किताब देखेंगे, सो दिस इज समथिंग विच इज गिवन। कहाँ दिया हुआ है ये हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। ये तीनों फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं डेमोक्रेसी के, एंड दिस इज समथिंग विच वाज फाउंडेड बाय और विच वाज सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द यूरोपियन कंट्रीज बाय यूएसए। तो दिस वाज द पॉलिटिकल सिस्टम फॉलोड बाय यूएसए। यूएसएसआर inspired by Karl Marx, brought in by Lenin, and he brought in communism. ठीक है, अगर कहीं पे भी आगे भी इफ यू आर टेकिंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इन फ्यूचर ऑल्सो, हमेशा ये याद रखिए कि इज्म का मतलब होता है एनी थॉट ऑफ आइडिया और थॉट। ठीक है, यहां इज्म मतलब आइडियोलॉजी या फिर एक थॉट। ठीक है, और किस चीज का यहाँ पे आइडिया के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक कम्यून की। ओके, कम्यून यानी कि कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे किसी एक के पास अधिकार नहीं होंगे, देयर बी नो नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होगा कि वोटिंग के बाद कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ लोग इलेक्ट होंगे, वो लोग जाएंगे पार्लियामेंट में और वो लोग बाकी पूरे पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस लेंगे। ऐसा सिस्टम नहीं होगा। एवरीबडी इज गोइंग टू हैव इक्वल सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टूवर्ड्स द स्टेट, और इसीलिए यहाँ पे क्या इन्विजन किया गया, कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द एंटायर community is going to form one entity as a government and they are going to control over all sort of resources. तो आप देख सकते हैं सार regime में क्या होता था, वहां पे entire thing was controlled by the ruler. किसी भी तरीके के resources, किसी भी तरीके का जो land है, that was completely controlled by the Tsar. अब इससे उभरने के लिए लेनिन लेके आए थे कम्युनिज्म विद इन सोवियत सिस्टम। तो ये था क्या, दी पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहा है। तो यूएसए में रहा है कैपिटलिज्म, और ये तो दिस इज समथिंग विच इज एट प्रेजेंट ऑल्सो इज बीइंग फॉलोड, है ना। इंडिया भी कहीं ना कहीं वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इंडिया किस तरह की इकोनॉमी फॉलो करता है, क्या कैपिटलिज्म या फिर हम अभी यूएसएसआर में पढ़ेंगे सोशलिज्म और समथिंग कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम अभी किस तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, इज्म एनीथिंग रिलेटेड टू एन आइडिया और अ थॉट, और किस चीज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल की। अगर मुझे एक सिंपल वन वर्ड या फिर सॉरी वन सेंटेंस अगर एक डेफिनेशन देना है कैपिटलिज्म का, सो दिस मीन्स समथिंग विच ब्रिंग्स व्हाट, फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, तो कैपिटल का सिर्फ मतलब
पैसा या फिर फाइनेंसेस नहीं होता है, कोई भी चीज जिससे आपको आगे चल के किसी ना किसी भी तरीके का प्रॉफिट होने वाला है. सो कैपिटल कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, in the form of labor, in the form of innovation, entrepreneurship, है ना, and finances. ठीक है, तो ये अगर कोई इकोनॉमिक्स का अगर कोई स्टूडेंट है तो मुझे बताएगा कि क्या मैंने डेफिनेशन सही बताई है. सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज फॉलोड इन यूएसए, और इसी को ही चैलेंज करते हुए यूएसएसआर लेके आता है सोशलिज्म. सोशलिज्म और कम्युनिज्म में हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. इसका भी यही मतलब है कि दैट द कम्युनिटी और द सोसाइटी इज गोइंग टू डू व्हाट, इज गोइंग टू कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस. तो यहाँ पे लेनिन जो है एक ऐसी सोसाइटी लेके आना चाह रहा है जिसमें हैव्स और हैव नॉट्स नहीं है. कैपिटलिज्म में हैव्स और हैव नॉट्स रहेंगे. जो भी लैंड, जो भी इनोवेशन लेके आएगा या जिसके पास भी पैसा है, दे आर गोइंग टू कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एज वेल एज द इकोनॉमिक सिस्टम. बट सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में, सिंस सबके पास ये ड्यूटी भी है और सबके पास ये अधिकार भी है, तो इसी वजह से रिसोर्सेस के ऊपर कोई किसी भी एक एंटिटी या फिर कुछ एंटिटीज का कंट्रोल नहीं है. तो यही सोसाइटी को क्या बोलते हैं, सोशलिज्म. इस तरीके की इकोनॉमिक सोसाइटी को वेयर people are controlling over the resources, that is called as socialism. तो socialism और communism was followed in the Soviet Union, और इसी को ही सोवियत सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है स्लाइड में भी कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म है, एंड इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म है. एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर 1 इटसेल्फ, कि इसी के बीच का जो क्लैश है, दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम का जो क्लैश है एंड द इकोनॉमिक सिस्टम का जो क्लैश है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, दैट इज नथिंग बट द कोल्ड वॉर. और कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या रहता है, 1945 से 1991 तक. अब हमको ये स्टडी करना है कि 1991 में ऐसा क्या हुआ कि जो सोवियत सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट हो गया एंड इट लेड टू द फॉल ऑफ व्हाट, और द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. सो नाउ लेट अस स्टडी कि क्या है ये सोवियत सिस्टम. तो सोवियत सिस्टम का हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम देख लिया है. बट इफ यू सी, अगर आप इसका अगर मैप देखेंगे तो रशिया इन इटसेल्फ कितना बड़ा एक कंट्री है, और उसके अलावा जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस सोवियत सिस्टम. यानी कि पोलैंड इज देयर, यूक्रेन इज देयर, बेलारूस इज देयर. सो इट्स मेकिंग एन एंटायर अ वेरी बिग कम्युनिटी. तो इसी वजह से दे हैड अ वास्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क. यानी कि बहुत सारे कंट्रीज जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, यानी कि उस टाइम पे जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थे, उन सब से कहीं ना कहीं ये जो सोवियत सिस्टम था वो कई ज्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड था. ठीक है. सेकंड, ये आज भी ये जो कंट्रीज हैं, रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, दे आर रिच इन एनर्जी, यानी कि ऑयल में, आयरन में एंड स्टील में. यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो सोवियत सिस्टम है, इनके पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज भी थे. हम आगे देखेंगे मैप में कि कौन कौन से हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. बट इफ आई हैव टू नेम सम, तो जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, तो ये जो कंट्रीज हैं आज भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं. एंड वी मतलब इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट्स ऑयल फ्रॉम रशिया, है ना. तो रशिया हो गया, है ना, और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हो गए, ये इनके पास काफी ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ ऑयल, वो काफी हाई है. और इसी वजह से सिंस यू हैव ऑयल, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू डेवलप इंडस्ट्रीज, एंड दे डेवलप सम ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रीज इन आयरन एंड स्टील एंड प्लस डिफेंस. आज भी इंडिया कई सारे अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं. जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, और आज हमने जो है उनके साथ कोलैबोरेटिवली कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए हैं, जैसे कि ब्रह्मोस. ठीक है, तो ब्रह्मोस में जैसे कि इंडिया का भी उतना ही ज्यादा रोल है जितना रशिया ने दिया था. ठीक है, तो ब्रह्मोस जैसे और भी कई इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, कई सारे आर्टिलरी गन्स हैं जो कि हमने रशिया से इंपोर्ट किए हैं. ठीक है, और इसके बाद एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि एक तरीके का कम्युनिज्म या फिर एक सोशलिस्ट सिस्टम जो है रशिया ने खड़ा किया था. बट अब जरा आप सोचिए, दिस इज सच अ
ideal world to think कि that everybody is going to have equal amount of power. लेनिन ने क्या देखा कि अभी जो है लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इतने ज्यादा अवेयर नहीं है. So because he thought that people are not yet ready to bring in communism, what he brought was state control machinery production. यानी कि जितने भी प्रोडक्शन होते थे, जितने भी रिसोर्सेस थे, उसमें क्या हुआ? State started to control everything. Let me just change the color. State control बना दिया. पहले तो बोला था कि भाई लोग मिलके सब कुछ संभालेंगे, लोग मिलके सब चीजों पे कंट्रोल अपना जमा सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्या हुआ? लेनिन स्टार्टेड टू डिक्टेट एवरीथिंग एंड ही ब्रॉट इन समथिंग कॉल्ड एज स्टेट कंट्रोल सोसाइटी. तो जितने भी प्रोडक्शन होते थे, जितने भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थे, जितने भी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज थे, जितने भी लैंड रिसोर्सेज थे, एवरीथिंग गॉट समवॉट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. एंड इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो, व्हिच इज वेरी अम्यूजिंग, कि एक छोटे से पिन से लेके, एक सेफ्टी पिन से लेके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो बड़े जो मशीनरीज होते थे वो तक स्टेट बनाता था. तो यानी कि पिन्स टू कार्स, everything was produced by the state itself. Nothing was privatized, nothing was given to any private companies, everything was owned by the state. अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक टास्क दिया है कि आप सोच के मुझे बताइए कि व्हाट मेक्स अ स्टेट. क्या क्या ऐसे एंटिटीज हैं या फिर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिस वजह से वी कैन से दैट दिस इज अ सक्सेसफुल स्टेट. और आप मुझे बताइए कि क्या पिन से लेके कार्स तक जो एक स्टेट प्रोड्यूस करती है, कैन इट बी अ सक्सेसफुल स्टेट और नॉट. आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए. अपन आगे चलते हैं. तो इसी वजह से जो है, इसी सोवियत सिस्टम की वजह से जो है, धीरे धीरे जो है ये सोवियत सिस्टम क्या होने लगी? डिसइंटीग्रेट होने लगी. तो अगर आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट आई विल टेल यू यहाँ पे कि क्या क्या चीज हमें स्टेट के लिए चाहिए रहती है. ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी रहती है एक टेरिटरी आपके पास हो. यू नीड टू हैव अ डिफाइंड टेरिटरी. ओके, देन यू नीड population, you need your own population, then a government, and last, and is very very important, that this government needs to have legitimacy. ये चार कंपोनेंट से ही एक सक्सेसफुल स्टेट बन सकता है. तो अब हम देखते हैं कि क्या सोवियत यूनियन में ये सब चीजें थी, और सब चीजें थी तो क्या एवरीबडी वाज हैप्पी विद इन दिस सिस्टम और नॉट. तो सबसे पहले है दैट स्लोली इंटरनल वीकनेसेस स्टार्टेड टू हैपन इन द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. अब आप मुझे बताइए, इफ एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड देयर वर ऑलमोस्ट 15 रिपब्लिक्स, जिसमें से सबसे बड़ा रिपब्लिक था रशिया. There were almost 15 republics within the Soviet system और within the USSR. तो मुझे बताइए कि किस तरीके से एक स्टेट या फिर एक पार्टी is going to meet the demands of all the people. तो उसी वजह से if the state itself is producing from pins to cars, how are they going to meet the basic needs of everyone? तो उस वजह से the internal weaknesses started to happen. And always remember कि कहीं पे भी किसी भी स्टेट में अगर इकोनॉमिक वीकनेस आई तो दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली अफेक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल. तो इसीलिए हमेशा ही हमारी गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं, हमारे जो रुपये का जो वैल्यू है वो कभी भी नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर वो नीचे गिरा इट इज सम वॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल, क्योंकि लोग protest करने लगेंगे. there is going to be a mass unrest in the society and that can ultimately lead to fall of any kind of state. तो यही हुआ यहाँ पे भी. अब कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1945 से 1991 तक. यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बहुत सारे सेक्टर्स में एक तरीके का टसल था. जैसे कि हमने पढ़ा है इन चैप्टर 1 that there was tussle in space sector, और सबसे ज्यादा जो टसल था वो था न्यूक्लियर वेपन्स को लेके. तो यहाँ पे बोथ दीज कंट्रीज वर पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एज वेल. तो अब आप सोच सकते हैं दैट सो मच ऑफ द
energy resources, and finances were led and diverted to sustaining these things. तो यूएसए तो प्राइवेटाइज्ड एंटिटी थी, इवन स्पेस सेक्टर भी उनका कई इक्विपमेंट्स में ऑलरेडी 1940s 50s तक प्राइवेटाइज हो चुका था. न्यूक्लियर वेपन्स समवॉट वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ओनली, पर जो बाकी चीजें थी, बाकी के जो बेसिक जो प्रोडक्शंस थे, फूड को लेके जो प्रोडक्शंस थे, क्लोथिंग को लेके जो प्रोडक्शंस थे, वो तो प्राइवेटाइज हो चुकी थी. बट रशिया वाज प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग. तो उस वजह से क्या हुआ, जो मेजर जो रिसोर्सेस थे वो मिलिट्री और ईस्टर्न यूरोप को डेवलप करने में लग गए. वाई ईस्टर्न यूरोप? क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो है दैट वाज कंट्रोल्ड बाय यूएसए. तो अब इनको कोशिश ये करना था कि ईस्टर्न यूरोप हमारे पास ही रहे. ईस्टर्न यूरोप जो है वो वॉर्सो पैक्ट का ही वो वॉर्सो पैक्ट में ही रहे, बट नेटो ज्वाइन ना करे. तो उनको अपीज करने के चलते हुए, just because they wanted to appease the Eastern European section, what did they do? They diverted the entire resources. They diverted the 15 republic के जो resources थे towards the Eastern European countries and as well as to military development. तो उस वजह से, because the resources started to drain, not all the republics within USSR were happy about this. Next, aspirations of the people were not met. अगर आप resources का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किन कंट्रीज की? रशिया में, अगर आप यूएसएसआर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रशिया वाज देयर, रशिया था. उसके बाद थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड वी हैड द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. तो अभी आप अपना एटलस निकालिए और इन कंट्रीज को या फिर इन रीजन्स को लोकेट करिए. अगर आप देखेंगे ये सारे कंट्रीज जो हैं ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट हैं और इसी वजह से कल्चरली ऑल्सो देयर इज नॉट मच यूनिटी बिटवीन दीज कंट्रीज. यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इस्लामिक रिपब्लिक कंट्रीज हैं. अगर आप ईस्टर्न यूरोप की बात करेंगे, ये क्रिश्चियन बेस्ड कम्युनिटी है. और अगर आप रशिया की बात करेंगे, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फॉलो करते हैं एंड स्लैविक कंट्रीज हैं. तो ये एथनिकली एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं. तो इनके जो एस्पिरेशंस हैं, इनके जो डिमांड्स हैं, वो स्टेट को लेके बहुत ज्यादा अलग होंगे. एंड वन स्टेट, वन एंटिटी, वन पार्टी इज नॉट इनफ टू सस्टेन द एस्पिरेशंस ऑफ सच अ डाइवर्स पॉपुलेशन. तो इसी वजह से not all the aspirations of the people were able to be met by the USSR. Then bureaucratic and authoritarian. तो लेनिन ने जो है स्टेट कंट्रोल तो बना दिया. नाउ आप अगर किसी को भी इतना ज्यादा पावर देंगे, अनकंट्रोल्ड पावर देंगे, if there is no check on power, if you do not have institutions like legislature or judiciary to keep a check on the power of the state, तो क्या होगा? Absolute power हो जाएगा. And absolute power corrupts absolutely. ठीक है, ये याद रखना. तो इसी वजह से हमारे कंट्री में भी जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे इसलिए इतना ध्यान दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके का क्या हो, मिस यूज ऑफ पावर ना हो, आर्बिटरी यूज ऑफ पावर ना हो. बट यही चीज होने लगी थी यूएसएसआर में. जो स्टेट है वो काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और टोटलिटेरियन हो गया था. टोटलिटेरियन का क्या मतलब होता है कि डिसीजंस जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ले रही है. वन एंटिटी इज टेकिंग एंटायर डिसीजन. डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के पास ये अधिकारी नहीं है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए. वन एंटिटी इज टेकिंग ऑल डिसीजंस. तो ये होने लगा था सोवियत सिस्टम में. तो क्या होने लगा था? ब्यूरोक्रेटिक होने लगी थी स्टेट और अथॉरिटेटिव हो गई थी स्टेट. ठीक है, so this is something which happened. And last, government started to lose popular support. If you are not going to meet their demands, obviously कहीं ना कहीं पे क्या होने लगा था? रेवोल्यूशन स्टार्ट होने लगे थे. मास अनरेस्ट स्टार्टेड टू हैपन इन द ईस्टर्न यूरोपियन सेक्शन and that ultimately led to the fall of the Berlin War in the period of 1989, which ultimately led to the disintegration of the Soviet Union. अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? 4 एंटिटीज या फिर 4 कंपोनेंट्स हैं which makes a successful state. यहाँ पे है टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट नीड्स व्हाट? लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी का क्या मतलब होता है कि आपके पास
एक अधिकार है, एक सोल प्रूफ अधिकार आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर लोगों से कि आप हम पे रूल कर सकते हैं या आप हमारे डिसीजंस ले सकते हैं। बट धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट जो है ये लेजिटिमेसी लूज करने लगी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्स थी एंड देयर एस्पिरेशंस वर नॉट एबल टू गेट met by the state or met by the USSR and the territory धीरे धीरे they started to demand what? They started to demand independence। धीरे धीरे लिथुनिया, लैटविया ऐसे जो कंट्रीज हैं वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट्स धीरे धीरे लाने लगी और इसीलिए टेरिटरी भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगी। सो ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स समवॉट वर ट्राइंग, समवॉट वर नॉट इन प्लेस और वर नॉट इन यूनिसन और उसी वजह से क्या हुआ? The final disintegration of USSR. Now, यहां पे आ जाते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ। तो सरप्राइजिंगली हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल स्कॉलर्स को ऐसा लगा कि जो इंडिपेंडेंस आएगा वो आएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, बिकॉज दे वर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिपब्लिक और फ्रॉम मेन रशिया। बट जो सरप्राइजिंग बात ये थी, नेशनलिज्म या फिर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ वो शुरू हुआ था ईस्टर्न यूरोप में एंड दैट स्टार्टेड टू हैपन इन 1988 विथ लिथुनिया। तो लिथुनिया ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट कब डिमांड की? 1988 में शुरू हुई और 1990 मार्च में। ये जो ईयर है और कहीं कहीं पे आपको मंथ भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सीयूईटी में कभी कभार दे कैन स्ट्रेट अवे आस्क दीज डेट्स एंड ईयर्स। ओके, तो लिथुनिया को फाइनली 1990 में जाके क्या मिला? इंडिपेंडेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ इट्स विजिबल ऑन योर स्क्रीन, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया ये भी पार्ट थे यूएसएसआर के एंड दे स्टार्टेड टू डिमांड व्हाट? इंडिपेंडेंस। ये है बाल्टिक कंट्रीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ इट्स नॉट विजिबल आई विल जस्ट राइट इट डाउन। ये जो एस्टोनिया, लिथुनिया और लैटविया है ये है बाल्टिक कंट्रीज, क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास में आते हैं, इसी वजह से इनको बाल्टिक सी कहते हैं। तो दीज कंट्रीज स्टार्टेड टू डिमांड इंडिपेंडेंस और बीच में है वॉर्सो मेंबर्स वर डिसाइडेड टू डिसाइड कि whether they want to be the part of USSR system or not। तो in the period of 1989 जो है धीरे धीरे जो है कंट्रीज ने ये डिसीजन लेना शुरू किया दैट नो मोर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वॉर्सो पैक्ट। कब आया था वॉर्सो पैक्ट? 1950 में। 1949 में आया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि है नेटो। तो ये बनाया था यूएसए ने और इसी को ही चैलेंज करते हुए यूएसएसआर केम अप विथ व्हाट? द वॉर्सो पैक्ट। और वॉर्सो पैक्ट से अब धीरे धीरे क्या बोलने लगे द मेंबर्स और द लीडर्स सेड कि नाउ एवरी रिपब्लिक और कंट्री is free to decide whether they want to be a part of the Soviet Union or of the Warsaw Pact। और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस किसने लिया? द बिगेस्ट रिपब्लिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन विच वॉज रशिया। इट डिमांडेड its independence and got its independence in 1990 जून। तो 1990 मार्च में लिथुनिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस और जून में उसी साल 1990 में रशियन ने अपनी एक सेपरेट पार्लियामेंट बना ली। रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएसएसआर एंड रशिया फाइनली यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कि हुआ 1991 में, इट बिकेम द सक्सेसर। तो रशिया किन किन चीजों में सक्सेसर बना? तो जो यूएसएसआर था इट वाज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस में थे P5 कंट्रीज, यानी कि 5 पावरफुल नेशंस थे, 5 परमानेंट मेंबर्स थे विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। कौन से कंट्रीज थे ये हम बाद में भी पढ़ेंगे व्हेन वी आर स्टडीइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वहां मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। बट 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से थे? यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, दिस इज यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके और एक एशियन कंट्री था दैट इज चाइना। एट प्रेजेंट ये है P5 कंट्रीज। तो यूएसएसआर को रिप्लेस किया रशिया ने इन 1991 एज अ सक्सेसर ऑफ द यूएनएससी। ठीक है, और जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज पे यूएसएसआर के सिग्नेचर्स थे या फिर जिसमें भी यूएसएसआर वाज अ पार्टी, उन सभी के सक्सेसर कौन बन गया? रशिया बन गया। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो फाइनली लेड टू द annulment ऑफ द ट्रीटी। हमने 1990
1922 में एक ट्रीटी पड़ा था, इफ यू रिमेंबर, जो कि साइन हुआ था बेलारूस, यूक्रेन और रशिया के बीच में। ये ट्रीटी साइन करने के बाद बना था यूएसएसआर इन द पीरियड ऑफ 1922, और ये जो ट्रीटी थी ये भी अनल हो गई, और इसी अनलमेंट के चलते क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, सो वी हैव फाइनली finished that what was the Soviet system, what happened to the Soviet system, what were the reasons that led to the disintegration of the Soviet system, and किस तरीके से धीरे धीरे जो ईस्टर्न यूरोपियन के कंट्रीज थे they started to demand independence from the Soviet system. And finally, let me just also here mention the leaders of the Soviet system कि हमने भले ही ये पढ़ा कि एक स्टेट को सक्सेसफुल होने के लिए वी नीड लेजिटिमेसी, वी नीड अ प्रॉपर गवर्नमेंट, वी नीड अ पॉपुलेशन एंड अ टेरिटरी, बट इन सब चीज़ों के बावजूद अगर लीडर्स उस कंट्री के, उस सिस्टम के अगर स्ट्रांग नहीं है, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो सबसे पहले आए थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का टाइम पीरियड है 24 से लेके 1953 तक। नाउ स्टालिन जो है he was the main person जिन्होंने स्टेट कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। he was the person who brought in what he brought in what एग्रीकल्चरल में he brought somewhat एक कम्यून सिस्टम। तो इसमें इन्होंने कहा तो ये कि एवरी पीपल, एवरी सिटीजन इज गोइंग टू हैव देयर ओन रिसोर्सेज, उनका खुद का अधिकार रहेगा एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। बट फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट के पास एक अल्टीमेट कंट्रोल रहा। तो मेरे पास या फिर किसी के पास भी कोई वो नहीं था, वी वर नॉट ओनिंग एनी लैंड। अभी आज हमारे पास क्या, हमारे पास एक पर्चा है, हमारे पास एक वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच सजेस्ट कि यार ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये मेरा खुद का है, एंड वी आर वेरी कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर लैंड, तो हम इसकी सुरक्षा भी करेंगे, हम इसकी रक्षा भी करेंगे। बट स्टालिन ने क्या किया, सारा जो कंट्रोल था स्टेट को दे दिया और बोल दिया कि अब आप इसके ऊपर आराम से काम करिए, बट एवरीथिंग आप जो प्रोड्यूस करेंगे, आपका जो लैंड है, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। तो ये स्टालिन लेके आए थे, और इनके जो रेजिम था इसको बोलते थे रेन ऑफ टेरर, ऑल्सो वॉज ब्रॉट इन बाय जोसेफ स्टालिन। उसके बाद हमने पढ़ा था व्लादिमीर लेनिन को, एंड उसके बाद आते हैं निकिता क्रुश्चेव। हमने इसके बाद व्लादिमीर लेनिन को हमने पढ़ा था रशियन रेवोल्यूशन लेके आने के उसमें। ओके, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। सो जोसेफ स्टालिन इज सेकेंड, उसके सबसे पहले आए थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, यहाँ पे आएंगे व्लादिमीर लेनिन जो कि रहे 1924 तक, 1917 से 1924 तक। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। सबसे पहले लीडर जो आए थे सोवियत सिस्टम में, दैट वाज व्लादिमीर लेनिन, 1917, ब्रिंगिंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड फॉर्मिंग द एंटायर सोवियत सिस्टम। और जो रेन ऑफ टेरर है वो आता है स्टालिन के टाइम पीरियड में। अब निकिता क्रुश्चेव के टाइम पीरियड में मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने एक क्राइसिस पढ़ा था कोल्ड वॉर में, वो कौन सा क्राइसिस था? तो वो क्राइसिस समवॉट वाज मिटिगेटेड बाय जॉन एफ केनेडी एंड निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, उसके बाद जो लियोनिड ब्रेजनेव का जो टाइम पीरियड था, अगेन वी हैव स्टडीड दिस इन कोल्ड वॉर, ये जो टाइम पीरियड था वो था एक देतांत फेज। देतांत का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ पीस या फिर नेगोशिएशंस, है ना। ट्रीटीज यहाँ पे कई सारी साइन हुई थी, आर्म्स ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी, सो दैट न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो अब थोड़ा सा कम हो जाए। तो एक देतांत फेज, एक पीसफुल फेज आया था कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ड्यूरिंग लियोनिड ब्रेजनेव। और फिर आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। अभी डिसइंटीग्रेशन के दौरान की ही बात है, 1985-1991, ये पीक टाइम पीरियड था जब कई सारे जो रिपब्लिक्स थे दे वर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। बट 85 में मिखाइल गोर्बाचेव को ये बात समझ में आ गई थी कि दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, इकोनॉमिक सिस्टम इज समवॉट नॉट द वे दे हैड इन्विजन, जो लेनिन ने इन्विजन किया था कि सबको अधिकार रहेगा, वो अब किसी भी तरीके से हो नहीं रहा है, और स्टेट हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो ईस्टर्न यूरोप के जो लोग थे, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लोग थे, दे ऑल्सो अंडरस्टूड वन थिंग कि यूएसए का जो सिस्टम है, यूएसए का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एडवांस्ड है, एंड पीपल सीम टू बी हैप्पी ओवर देयर। तो पीपल स्टार्टेड टू फील दैट कि यहाँ पे हमको जो सोवियत सिस्टम में मिल रहा है दैट इज नॉट इनफ, आवर एस्पिरेशंस आर नॉट able to
बी मेट बाय द सोवियत सिस्टम। तो उसी के चलते मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो लेके आते हैं रिफॉर्म्स, जिसको कहते हैं पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है ओपननेस और ग्लासनोस्ट यानी कि किसी तरह के रिफॉर्म्स लेके आना। तो ही स्टार्टेड टू ओपन अप द इकोनॉमी। ओपन अप द इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि अब जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा था विद अदर कंट्रीज। अब धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइज होने लगी थी चीजें। पीपल हैड द एबिलिटी और दे हैड द राइट टू नाउ ओन अ लैंड, ओन अ पर्टिकुलर लैंड। तो धीरे धीरे जो है सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म से गोर्बाचेव हेल्प रशिया और हेल्प यूएसएसआर टू मूव टुवर्ड्स व्हाट, टू मूव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो इसी रिफॉर्म को कहा गया था पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट, because what he wanted to do, Gorbachev wanted to bring the changes as that of the West। तो वेस्ट में जिस तरीके का डेवलपमेंट था वो विजन कर रहे थे गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। हालांकि it went the other way round because people were not happy with the way reforms were brought in by Gorbachev। तो क्या हुआ यहाँ पे, दो तरीके के लोग आए, है ना। गोर्बाचेव लेके आए some sort of reforms, तो कुछ लोगों को लगा ये जो रिफॉर्म्स थे ये हो गए हैं लेट, दीज रिफॉर्म शुड हैव बीन ब्रॉट इन बिफोर। अब आप बहुत आपने देर कर चुकी है, ऑलरेडी जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो चुका है एंड पीपल नो मोर वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस सोवियत रिपब्लिक, है ना। और दूसरे जो है वो थे द कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके मेंबर थे ये सारे लीडर्स, है ना, लेनिन से लेके गोर्बाचेव तक जो है दे वर पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया और द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी दे वर नॉट हैप्पी विद दिस रिफॉर्म्स। व्हाई? बिकॉज ये थे ब्यूरोक्रेटिक, ये थे अथॉरिटेटिव, और धीरे धीरे इनको लगने लगा कि इकोनॉमिक सिस्टम अगर इनके हाथ से छूट गया देन दे आर गोइंग टू व्हाट, लूज पावर। सो दे वर नॉट वेरी हैप्पी। तो इन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कू लॉन्च किया। इन्होंने किया एक मिलिट्री कू। मिलिट्री कू का मतलब होता है व्हेन द मिलिट्री स्टार्ट्स टू डोमिनेट ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम। मिलिट्री का क्या काम होता है, टू प्रोटेक्ट दी बाउंड्रीज, टू प्रोटेक्ट आवर ओन कंट्री फ्रॉम दी एक्सटर्नल एनिमीज। बट धीरे धीरे व्हाट हैपेंड, मिलिट्री का इस्तेमाल करके कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है एक कू ऑर्गेनाइज किया टुवर्ड्स गोर्बाचेव, गोर्बाचेव को हटाने के लिए, या फिर क्या लाने के लिए, फिर से वो पुराना सिस्टम, द ओल्ड अथॉरिटेटिव या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसको फिर से लेके आने के लिए ये मिलिट्री कू को जो है एस्टैब्लिश किया। बट यहाँ पे उभर के आते हैं एक नेशनल हीरो जिसका नाम होता है बोरिस येल्सिन। नाउ बोरिस येल्सिन भी इसी कम्युनिस्ट पार्टी के पार्ट होते हैं, बट बोलते हैं ना कि मतलब ही अंडरस्टूड कि यार ये तो नहीं चलने वाला है। एज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, एज अ वेरी शार्प पॉलिटिशियन ही लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी, और इन्होंने जो है ये मिलिट्री कू को सप्रेस किया एंड ही बिकेम अ नेशनल हीरो। और उसके बाद जो है 1991 से लेके 1999 तक ये रहते हैं रशिया के प्रेसिडेंट, क्योंकि अब सोवियत यूनियन रहा नहीं, तो जो अब रशिया रहा उसके ये रहे प्रेसिडेंट। तो मिखाइल गोर्बाचेव कुछ रिफॉर्म्स लाने की उन्होंने कोशिश तो की, बट दैट डिड नॉट गो वेल एंड ही सॉर्ट ऑफ वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड लीडर। एंड कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी जो खुद की पार्टी थी, दे ट्राई टू स्टेज अ मिलिट्री कू अगेंस्ट हिम, और उसको सप्रेस करते हुए एक नेशनल हीरो की तरह उभर के आते हैं बोरिस येल्सिन। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि किस तरीके से लीडर्स के जो डिसीजंस रहते हैं दैट कैन ऑल्सो मेक अ स्टेट सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। तो हियर वी हैव स्टडीड कि क्या हुआ था सोवियत सिस्टम में। यहाँ पे सोवियत सिस्टम जब डिसइंटीग्रेट हो गया उसके बाद जो है रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि उनकी जो ट्रीटी थी जो 1922 में आई दैट गॉट अनल्ड। बट उसके बाद जो है जो फ्यूचर ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक था दैट वाज समवॉट इन क्वेश्चन कि अब इनका क्या होगा। जितने भी ये कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, व्हाट दे डिड, दे मेड अ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो उन्होंने अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके तहत वो अपने आप को एक sort of it is going to help them to reconstruct once the Soviet Union got disintegrated। तो इसमें कौन से कंट्रीज हैं, सबसे पहले इसमें कंट्री है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं तो वो भी हम लोकेट करते हैं। तो इसमें है अर्मेनिया,
then we have Georgia and we have Azerbaijan. ये हैं कॉकस नेशंस, ये आते हैं बिटवीन कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी. ये हो सकता है कि मेरे स्क्रीन पे इतने अच्छे से विजिबल ना हो, बट दिस मैप इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी से भी इसको लोकेट कर सकते हैं. और यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन का एक कंट्री है जिसका नाम है मोल्डोव. ठीक है, तो इन कंट्रीज ने जो है मिलके एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाई, सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर. ये अपने खुद के ट्रेड पॉलिसीज बना सकते हैं, सो दैट दे आर एबल टू emerge out of the economic distress which they faced during the Soviet Union time period. ठीक है, तो इसमें कौन से कंट्रीज हैं? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और अर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया. ये वो कंट्रीज हैं विच लाइज बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. और यहां से निकलती है एक माउंटेन कॉल्ड एज कॉकस. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि इस रीजन को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं. तो यहाँ पे जो है कॉकस माउंटेन का एक रेंज लाई करता है, इसलिए इनको कॉकेशियन कंट्री भी कहते हैं. एंड दिस लाइज बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. ठीक है, और इसके बाद जो है इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी कि क्या रहा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन इन द सोवियत यूनियन. रशिया ने क्या क्या फेस किया, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी. ये शॉक थेरेपी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्यों लेके आए, एंड वेदर democracy and capitalism was really introduced in the Russia or in the post-communist regimes or not, and which were the new emerging players within the world politics also. We are going to study this in the next chapter. So if you have any doubt regarding whatever I have taught you today, तो please आप मुझे comment section में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको आगे और कौन से topics को पढ़ना है. So thank you so much students.